हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट भी कर दिया, इतनी हाइप भी बनी। लेकिन वही सिचुएशन है जो कुछ महीने पहले थी ज़्यादातर कॉइन्स की, कि अपने बॉटम के आसपास। तो यहाँ पर ये जो दुख और दर्द है हमारा कब ख़त्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन के अंदर आता है। और ये जो है डाउट पैदा कर देता है कि यार यहाँ पर क्या हमारे कॉइन का कभी नंबर आएगा। क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, इथेरियम भी चलो ऑल टाइम हाई लगा के ओके टाटा करके वापस आ गया, बीएनबी और बड़े कॉइन्स ने लगा दिया। लेकिन ये जो छोटे कॉइन्स हैं, लो टू मिड कैप कॉइन्स हैं, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसके अंदर कुछ ना होना कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल होता है देखना, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादातर वही कॉइन्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और हम यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यार अगर बड़े कॉइन्स ने कर दिया, बिटकॉइन ने करके दिखा दिया, तो शायद हमारे कॉइन का भी नंबर आ जाए। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में प्रेशर क्यों देखने को मिला, ये सेलिंग क्यों देखने को मिली। और बिटकॉइन को तो छोड़ दो, बड़े कॉइन्स हो छोटे कॉइन्स हो, एक अलग ही लेवल पे डंप देखने को मिला और ज़्यादातर कॉइन्स की यहाँ इन शॉर्ट बैंड बच गई। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जब कुछ बात ना हो, कोई न्यूज़ ना हो। क्योंकि अगर मैं पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर देखूं, कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको लगे कि यार इसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे ऐसा डंप देखने को मिलना चाहिए था, ऐसा पैनिक ट्रिगर होना चाहिए था। ढूंढोगे तो शायद कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो ये डंप क्यों देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन का क्या लगता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस, और क्या ये नया ऑल टाइम हाई कभी बनाएगा 2025 में, या 3-4 साल दोबारा वेट करना पड़ेगा। ये सारे सवाल आपके मन के अंदर होंगे, बताने की कोशिश करूँगा। कुछ बड़े कॉइन्स के बारे में बात करूँगा, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी। ये अगर देखोगे पिछले 3 महीने से आज बहुत अच्छे लेवल पर हैं। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स दूसरे जो लो कैप मिड कैप है, वो वहीं के वहीं हैं, 80-90% डाउन। तो एक सवाल, एक डाउट है आपके मन के अंदर, बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और एक कॉइन एस्टर, वो अभी कहीं ना कहीं कुछ अलग ही कर रहा है। एवेक्स कुछ अलग ही कर रहा है मार्केट के अंदर। इतना डंप होने के बाद में ये थोड़ा सा प्रेशर में तो आए, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से रिकवरी दिखा रहे हैं, तो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये माहौल बना रहे हैं। बट यहाँ पर क्या ऑल सीज़न आएगा, हमारे कॉइन का नंबर आएगा, ये जो डाउट है ना हर किसी के मन के अंदर आज की डेट के अंदर है। और ये जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार जवाब देना। लेकिन हमने देखा है कि यार वक्त थोड़ा सा देने की ज़रूरत होती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो साथ मिलके अपना कोशिश करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ जो है बने रहने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट कर दिया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन जो है बना रहे और हम आपको लगातार अपडेट करते रहें। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये मार्केट के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्रेशर क्यों देखने को मिला। जब मैं देखने की, नया हफ्ता शुरू हुआ, जब मैं न्यूज़ देख रहा था, यार कोई न्यूज़ नहीं यहाँ पर देखते हो। और मैं शॉक ज़्यादा रह गया कि गोल्ड देखते हैं, जिसको हम जैसे गोल्ड से कंपेयर करते हैं, इसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे एक नया रिकॉर्ड बना दिया, $37-20 का हाई लगाया है, जो कि अगर 10 ग्राम देखते हैं 1,15,000 रुपये चला गया है। यहाँ पर चलो मुझे लगा चलो यार ये तो गोल्ड की बात है। लेकिन कुछ और मार्केट देखते हैं, मैं यूएसए की मार्केट देखने लगा। यूएसए की मार्केट के अंदर S&P 500 नया ऑल टाइम हाई, कल वो भी अपना छप्पर फाड़ के नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो यार ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के साथ में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि यहाँ पर जब ओवरऑल फेड के इंटरेस्ट रेट के बाद में अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, तो इन सब पे भी तो पड़ना चाहिए था ना। तो ऐसा क्यों नहीं पड़ा। तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं, कोई ऐसी डायरेक्ट डंप की भी कोई न्यूज़ नहीं जिसकी वजह से यहाँ पैनिक देखने को मिले। तो ये प्रेशर देखने को क्यों मिला। तो यहाँ पर पहली नज़र के अंदर लगता है कि मैनिपुलेशन है। और मैनिपुलेशन क्या होती है, आप डाटा को स्टडी करते हो कि नहीं करते हो हमें नहीं पता, लेकिन सारा कुछ डाटा अवेलेबल होता है, ऑन चेन होता है और सब कुछ पता होता है। खासकर ये एक्सचेंजेस को, बड़ी बड़ी वेल्स को और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को।
यूजुअली जब कोई न्यूज़ ना हो और ऐसा क्रैश देखने को मिले तो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट या बिग वेल्स की एंट्री कराने की कोशिश की जाती है, क्या ताकि वो सस्ते में माल ले सकें। अब लिक्विडिटी हंट क्या होता है? लिक्विडिटी, आप देखो, जब आपको पता है कि यार एक्सचेंजेस के पास में भी डाटा है, सबको पता है कि यार इस लेवल के आसपास अगर हम लेके आएंगे तो लोग यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी कि फ़ायदा होगा किसका? एक्सचेंजेस का, बड़े बड़े प्लेयर्स का। तो यहाँ पे ऐसे इंटेंशनली शॉर्ट वालों का और लॉन्ग वालों का माल उड़ाया जाता है और फ्यूचर ट्रेडिंग वाले इसमें बचते नहीं हैं। क्या है, 5x 10x वाले भी यहाँ पर उनका भी हो जाता है टाइम टाइम फिश, और ये हमने अक्सर देखा है। तो ये होता है। और उसके ऊपर से कल जो है बिटकॉइन के ETF ने नए हफ्ते की शुरुआत में जो लगातार बाइंग कर रहे थे, उसके अंदर भी सेलिंग देखने को मिली। 3,500 बिटकॉइन के आसपास उन्होंने भी कल सेल किए। ब्लैक रॉक का डाटा नहीं आया, उनकी तरफ से तो कोई सेलिंग नहीं जो है निकल के आई, लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन ETF के अंदर 3,500 बिटकॉइन की यहाँ सेलिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल ये सारी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यार अगर बिटकॉइन के ETF को छोड़ दें, सारी चीज़ें देखते हैं, तो एक सपोर्ट जोन है 1,10,000 से $1,12,000 का जो जोन है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1,07,000 से 1,08,000, ये 2 लेवल हैं। और बुरे हालात के अंदर जो बेस्ट लिक्विडिटी के लिए अगर ये कर सकते हैं गंदा गेम, तो ये यही कर सकते हैं कि भैया 1,00,000 से 1,03,000, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज और 1,00,000 साइकोलॉजिकली रहता है कि यार इससे नीचे क्या आएगा, सब सोच के बैठे होंगे। तो माल उड़ाने के लिए बुरे हालात में वहाँ तक ले आएँ, तो ऐसा भी हो सकता है। ये वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर यहाँ से बाउंस बैक कर गया तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि 100, 21, 50 सबके नीचे इसने क्लोज़ किया है। तो इसके ऊपर आना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं इसको नया ऑल टाइम हाई ये बनाए, या 1,20,000, 1,22,000, $1,25,000 के लेवल को छुए। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यूजुअली वही बात हो जाती है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है ना, तो उसके बाद एक हाइप बनती है। हाइप में फिर उसके बाद थोड़ा सा 2-4 दिन के अंदर मार्केट शेक होती है। 2024 में भी ऐसा हुआ था कि मार्केट दोबारा से शेक होकर थोड़ा सा डाउन आती है और फिर एक हाइप लगाती है। और हमने ये भी देखा है कि 2 महीनों के अंदर बिटकॉइन फिर ऑल टाइम हाई लगाता है। तो इसको भी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। और ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर जो डाटा निकल के आ रहा है, 91% प्रोबेबिलिटी अब निकल के आ रही है कि यहाँ पर फेड जो है अक्टूबर के अंदर भी रेट कट करता देखने को मिले। 2024 में जब लगातार रेट कट हुए थे, उसके बाद हमने, आपको पता ही है क्या धूम धड़ाका देखा था, बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो आप कह लीजिए जितना माल सस्ते में बटोर सकें हम, वही तिल हैं जिनका तेल निकाला जाता है और फिर हमें खाली छोड़ दिया जाता है। और ख़ासकर फ्यूचर ट्रेडिंग वालों को इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ और सारा माल उड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब इतना कुछ झेल लिया, हम अपने बॉटम के आसपास ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर हैं, तो सिर्फ यहाँ हमें कुछ नहीं करना, होल्ड करने की कोशिश करनी है। 2025 के अंदर टिकने की कोशिश करनी है, क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, तो ये इसमें तो किसी को कोई है नहीं ना डाउट। इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, BNB ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, XRP अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया था। ADA है जो लगता है कि यार थोड़ा सा प्रेशर के अंदर है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी रखता है कि ये भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिले। और अगर अपने बॉटम से देखते हैं तो वहाँ से भी अच्छा खासा ये ऊपर है। लेकिन एवेक्स अब वो भी मार्केट के अंदर एक माहौल बना रहा है। $35 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर उसको पार करता है तो ये भी $45-50 जाने का पोटेंशियल रखता है। हम इसको $20 के आसपास बता रहे थे। तो ये बड़े कॉइन के अंदर अब ये 1 बाय 1 करके नंबर आ रहे हैं। डॉज कॉइन के ETF की संभावनाएं लॉन्च होने की बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अब इसकी लिस्टिंग होने लगी है, जो कि सिग्नल देते हैं कि यार ETF इसका लॉन्च। तो डॉज कॉइन हो, मीम कॉइन हो, ये सब भी आने वाले टाइम के अंदर शायद अच्छा करते देखने को मिले। और अगर बड़े कॉइन्स आपको मिल जाएं तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखता हूँ तो बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा से 59% के आसपास छू गई थी, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिली और वहाँ से अभी नीचे जा रही है। तो यानी कि बिटकॉइन जो है
गिरा नहीं, अगर ऑल्ट कॉइन्स देख लो ज़्यादा गिर गए हैं, तो यहाँ पे बिटकॉइन भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन नहीं गिरा, ऑल्ट कॉइन ज़्यादा गिर गए हैं, इसलिए वजह से बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी स्पाइक करते देखने को मिल रही है। लेकिन ये मत भूलिएगा आज भी 60% से नीचे है पिछले 1-2 महीनों से, तो जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और यहाँ पर अगले 3 महीने के अंदर हमें उम्मीद है सारे जो आपके मन के अंदर डाउट हैं वो जल्द जो है क्लियर होते देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने थोड़ी सी समझदारी करनी है, रिस्क उतना लो जितना झेल सको, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करो, टॉप कॉइन्स अगर होल्ड करके रखे हो, बिटकॉइन अच्छा पोर्शन में रखे हो, तो देर सवेर में चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमारे पास में पोर्टफोलियो या रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। हमें लगता है यार हमने जो कॉइन लिया है वही बुर्ज खलीफा हो जाएगा, और भैया हम उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। थोड़ी समझदारी, बड़े बड़े रिसर्चर बैठे हैं, इतने एनालिस्ट बैठे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो अब किताबें लिख चुके हैं कि भैया डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। और हमारा एक कॉइन अगर कभी कुछ कर जाता है तो हमें लगता है यार हमसे ज़्यादा क्या रिसर्च करी होगी। तो ये थोड़ी सी, इसलिए हम ज़्यादा उसमें आ जाते हैं कि यार हमसे बढ़कर कुछ नहीं, और वो बहुत हार्मफुल होता है हम सब के लिए। तो थोड़ी समझदारी यहाँ दिखाया करो और इस हिसाब से अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करो। इथेरियम को लेके, इथेरियम 50 और 21 डे मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है उसने लूज़ की, इस टाइम पे $4000 को टेस्ट करा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और साइकोलॉजिकली भी है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, हो सकता है दोबारा से बाउंस बैक करके दोबारा ट्राई करे 4300-4400 को, अगर उसके पार करता तो ऑल टाइम हाई। अगर यहाँ नहीं टिकता 4000 पे तो $3300 से $3600 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ सोलाना की, $220 को इसने दोबारा से ब्रेक डाउन करके अब वो एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे देखते हो तो 195 के आसपास एक सपोर्ट मिलती है। अगर यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाए तो एक फोकस किया जा सकता है, और अगर यहाँ से पार करता है तो दोबारा $250 को ट्राई कर सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अच्छी एंट्री देख रहे हो तो एक 195 और एक 165 के आसपास इसको मिलती है। अगर मैं BNB की बात करता हूँ, माहौल बनाया, $1000 के पार गया, अब इतना ऐसा ब्रेकआउट दिखाएगा तो एक करेक्शन भी आएगी ना, ठीक है ना। तो वही करेक्शन अभी हमें देखने को मिल रही है। हम तब भी बोल रहे थे भैया प्रॉफिट प्रिंसिपल निकालने पे या प्रॉफिट बुक करने पे फोकस कर लो, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। अगर आप यहाँ पे अगर होल्ड करके बैठे तो पोटेंशियल रखता है कि अगर बुल मार्केट की जो हम बात करते हैं, रैली की बात करते हैं, अगर आएगी तो ये भी $1400-1500, जैसे सोलाना हमें लगता है कि $400-500 छूने का पोटेंशियल रखता है। इथेरियम $6500-7000 जाने का पोटेंशियल रखता है। ADA को लेके $0.8 के आसपास यहाँ पे एक एंट्री बनती है। एक अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $0.7 के आसपास ही बनती है। लगता है कि यार ये भी $1-1.25 जाता देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन 2-3 कॉइन हैं जिस पे आप नज़र रखिएगा और हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला एस्टर एक्सचेंज है, लगातार सीजीज के बारे में ट्वीट भी कर रहे हैं। कल अच्छा खासा क्रैश कर गया था, $2 से $1.3 पे आ गया था, अभी $1.7 के आसपास चल रहा है। अगर $1 या उसके 1.25 या $1.3 के आसपास ये मिल रहा है तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो 5 दिन पहले यही जो है $0.1 के आसपास था, $0.2 के आसपास था। एक रिस्क हो सकता है, लेकिन बड़े एक्सचेंजेस को लिस्ट कर दिया है, बाइनेंस पे भी इसका फ्यूचर लिस्ट हो गया है। लेकिन पूरी उम्मीद है बाइनेंस इसको इन फ्यूचर लिस्ट करता देखने को मिले, और जिस हिसाब से वॉल्यूम और सीरीज के बारे में लगातार ट्वीट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक मोमेंटम बनाता देखने को मिल सकता है और ये और अच्छा परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल पे एंट्री नहीं बनती है। इस लेवल पे अगर आपने अच्छे रेट पे लिया हो तो कम से कम प्रिंसिपल निकाल के साइड कर लो, बाकी अपना होल्ड करके रखो। देखते हैं क्या होता है, जब लिस्टिंग होगी तो शायद ये और अच्छा करता देखने को मिले। एक और कॉइन है ब्रेट, मीम कॉइन के अंदर अभी बाइनेंस पे ये भी लिस्ट नहीं है, तो ये एक लगता है, और जिस लेवल के आसपास आ गया 0.4 और $0.6 की रेंज में, 0.04 से $0.06 की रेंज में पिछले 4-5 महीने में हमने देखा है। $0.06 मतलब आप कह लीजिए 40-50% की ग्रोथ हमने लगातार इसके अंदर देखी है। यहाँ तक आता है फिर बाउंस करता है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.035 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पर इस पर फोकस किया जा सकता है। पूरा पोटेंशियल रखता है 0.05 से लेकर 0.06 ये जाने का, और अगर यहाँ पे ज़्यादा आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर ये जब माहौल बने, बुल मार्केट के अंदर आता है और बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगातार हम भी शेयर करने की कोशिश करते हैं,
डॉज कॉइन 0.02 डॉलर के आसपास अगर मिल रहा है तो लगता है कि यार इसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। पेपी और फ्लॉकी ये जो जिस लेवल पे हैं इस पे फोकस किया जा सकता है। डॉट 4 डॉलर के आसपास मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आपका एप्टॉस की ये भी ऑलमोस्ट 4 डॉलर के आसपास मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं जो अभी कुछ किया नहीं है और टॉप 50 के अंदर आते हैं, और जब ये चलेंगे तो उम्मीद है ये भी एक अच्छी उछाल लगा सकते हैं। और अपने बॉटम के आसपास देखते हो तो उसी लेवल के आसपास हैं, तो रिस्क कम लगता है और इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन आप सब थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें, और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।